हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए हम लोगों ने साइंस की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लगाकर 2024 तक के, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उनसे संबंधित जितने भी नए क्वेश्चन बन रहे थे वो भी साथ में हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। तो ये हमारा पार्ट 9 है। इसके पहले इसके 8 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दिया गया है, उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता। कारण क्या बताया गया है कि उल्लू जो है वह रात में अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन क्यों दिन में अच्छी तरीके से नहीं देख सकता। तो कारण बताया गया है, रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं, जिसकी वजह से उल्लू जो है रात में अच्छी तरीके से देख पाता है जबकि दिन में अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है। तो कथन और कारण आर दोनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। और जो कारण आर है तो ये कथन ए की व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे भी उल्लू की बात हो रही है और यहाँ पे भी रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु होता है और अधिक छड़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो रात में तो देख पाते हैं लेकिन दिन में नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो यही ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता, क्योंकि उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। उसी के साथ साथ उसके रेटिना में बड़ी संख्या में शालकाएँ होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शालकाएँ कम होती हैं। तो उल्लेखनीय यहाँ पे बताया गया कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा शालकाएँ मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तो जिन पक्षियों में शंकु की मात्रा अधिक होगी नेत्रों में उनके, तो वह दिन में अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। अगर शालकाओं की मात्रा नेत्र में अधिक है तो वह पक्षी रात में अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 कथन दिया गया है, मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं होता है। F2 दिया गया है, मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है। अंड प्रजक से तात्पर्य है कि जो अंडे देते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा F2 कथन। तो इसके अनुसार F2 सही है लेकिन S1 गलत है, तो यहाँ पे C वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, प्रश्न के कथन अनुसार F2 सही है और S1 गलत है, क्योंकि मुर्गी में जो है आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है और मुंडी जो मुर्गी है एक अंडप्रजक जंतु है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। खफरा जीवाणुओं से होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि खफरा जो है वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो प्लाज्मोडियम का मतलब है एक प्रोटोजोआ से होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी कथन सही है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि कुष्ठ रोग जो है विषाणु से नहीं होता है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से कथन सही हैं, तो बी और सी ऑप्शन सही दिए गए हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और टाइफाइड जीवाणु से होता है, तो इसके अनुसार ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी वाले कथन सही है यहाँ पे। अब जैसे कि बताया गया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। मादा एनफ्लालीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, जीवाणु से होता है, मतलब साल्मोनेला टाइफी जो होता है वह जीवाणु से होता है। खफरा जो होता है विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु? मोरबैली विषाणु से होता है। और कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ रोग। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी 3 कोशिकाओं ABC में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती हैं।
ए और बी सी की पहचान कीजिए। इधर कोशिका के भाग दिए गए ए और बी सी में हमें बताना है कि कौन सी पादप कोशिका है, कौन सी जीव कोशिका है, कौन सी पादप कोशिका है। इन तीनों में हमें बताना है कि कौन कौन सी पादप कोशिका हैं और कौन कौन सी जीव कोशिका हैं। अब जैसे कि सबसे पहले ए वाली कोश जो है देखते हैं कोशिका को हम लोग, कि जैसे कि इसमें से क्या क्या है। कोशिका द्रव्य है, केंद्रक इसमें मौजूद है। देखो सही के निशान का मतलब है इनमें से सब चीज़ मौजूद है। कोशिका झिल्ली मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब बात की जाए अगर इसमें से कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, वह पाई जाती है पादपों में, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब ये ए जो है, क्योंकि इसमें से कोशिका भित्ति मौजूद है तो यह जाहिर सी बात यह हो जाएगा पादप कोशिका। तो इनमें से तीन में तो पादप कोशिका दिया ही गया है। तो चलो बी वाले को देखते हैं हम लोग। बी वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि कोशिका द्रव्य मौजूद है, केंद्रक भी मौजूद है, और इसमें से देखो कोशिका भित्ति नहीं है। इसमें से क्या कोशिका भित्ति नहीं है, तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वह पाई जाती है पादपों में, तो इसमें से नहीं मौजूद है। तो क्या है, जीव कोशिका है। तो यहाँ पे बी वाले में देख लीजिए जीव कोशिका। अब जैसे कि पादप कोशिका, जीव कोशिका, पादप कोशिका, जीव कोशिका, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा हमारा। अब उसके बाद सी वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे सी में कौन कौन चीज़ें हैं। कोशिका द्रव्य मौजूद है सी में। सी में क्या है, कोशिका द्रव्य में देखो सही टिक है, तो कोशिका द्रव्य में मौजूद है सी में, कोशिका द्रव्य मौजूद है, केंद्रक भी मौजूद है। अब देखो इसमें भी कोशिका भित्ति मौजूद है। क्या है, कोशिका भित्ति मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए क्या है, ए पादप कोशिका हो जाएगा, पादप कोशिका, बी जीव कोशिका, और सी जो है, सी क्या है, पादप कोशिका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए पादप कोशिका, बी जीव कोशिका, और सी क्या है फिर पादप कोशिका हो जाएगी। क्योंकि पादप कोशिका जो है उनमें से क्या कोशिका भित्ति होती है। तो देखो कोशिका भित्ति ए वाले में भी दिया गया और सी वाले में भी दिया गया, कोशिका भित्ति दोनों में। तो कोशिका भित्ति अगर है तो वह पादप कोशिकाएं हो जाएंगी यहाँ पे, और बी वाली में कोशिका भित्ति नहीं है तो यह जीव कोशिका हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सर्वदा सही है। यह केवल जंतुओं में संभव है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जंतुओं में नहीं संभव है। ये क्या है, मतलब पादपों में भी संभव है और मनुष्यों में भी संभव है। इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। इससे बहुत संख्या में संतति की उत्पत्ति होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्लोनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसके अनुसार केवल बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्लोनिंग के संदर्भ में किसी कोशिका का जीवंत भाग या फिर किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। क्लोनिंग का तात्पर्य है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। इस विधि से उत्पादित क्लोन जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। इनमें लौह तत्व होता है, तो लौह तत्व किनमें होता है, कौन सी रक्त कोशिकाओं में होता है, तो वो होता है आरबीसी में। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें से लौह तत्व पाया जाता है। बी दिया गया है, किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं। तो कौन करता है, वो डब्ल्यूबीसी करते हैं, क्योंकि जब कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो वह जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाती हैं। जितनी भी जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, या फिर वायरस हो गए छोटे मोटे, तो जब वो वायरस या फिर बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ती कौन है, डब्ल्यूबीसी लड़ती हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं ऑटोमेटिक। रक्त स्त्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं, वो बनाती है प्लेटलेट। कौन बनाती हैं, प्लेटलेट्स बनाती हैं, प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो पहले में हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, दूसरे में श्वेत रक्त कणिकाएं, और सी में प्लेटलेट्स। तो ये ऑप्शन जिनमें दिया होगा वही सही हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं किसमें से है, इसमें से हो जाएगा, फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं ये हो गया, और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है। इधर जड़ का प्रकार दिए गए, इधर उदाहरण दिए गए हैं। मूसला जड़ जैसे कि है, तो इनमें से मूसला जड़ किसकी होती है,
तो वह होती गाजर की। अपस्थानिक मूल जड़, अपस्थानिक मूल जड़ किसकी होती है? वह होती है शकरकंद की। उसके बाद है अवस्तंभ मूल जड़। अवस्तंभ मूल जड़ होती है बरगद के वृक्ष की। और अवस्तंभ मूल जड़ किसकी होती है? वो होती गन्ना की। तो इसके अनुसार यहाँ पे ए का सेकंड, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार यहाँ पे, जैसे कि बताया गया है जड़ का प्रकार और उदाहरण। जैसे कि मूफला जड़ पाई जाती गाजर में, अपस्थानिक मूल जड़ पाई जाती शकरकंद में, अवस्तंभ मूल जड़ पाई जाती बरगद के वृक्ष में, और अवस्तंभ मूल जड़ किसमें पाई जाती है? बरगद का वृक्ष में, और अवस्तंभ मूल जड़ गन्ना में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, मानव परिसंचरण तंत्र एक्स वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। तो ऑक्सीजन रहित रक्त कौन ले जाता है? वो ले जाता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा ले जाता है। और उनकी भित्तियाँ कैसी होती हैं? फुफ्फुस सिरा, सॉरी, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है। जो सिरा होते हैं वो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाते हैं। और जो फुफ्फुस सिरा होता है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। तो यहाँ पर जो हमने बताया था कि वे रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, तो वह क्या हो जाएंगी? वह हो जाएंगी सिराएं। और उनकी भित्तियाँ कैसी होती हैं? वायु में हो जाएगी पतली होती हैं। जड़ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। तो जो फुफ्फुस सिरा होता है, फुफ्फुस सिरा क्या करता है? और रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। तो यहाँ पर इसके अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स में भर देंगे सिराएं, फिर उनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, और जो है रक्त को फेफड़ों से हृदय तक कौन ले जाता है? फुफ्फुस सिरा ले जाता है। अब जैसे कि डिफिनीशन में बताया गया है, मानव परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। सभी सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, लेकिन एक अपवाद है, पल्मोनरी सिरा, अर्थात फुफ्फुस सिरा जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। और सिराओं की भित्तियाँ कैसी होती हैं? पतली होती हैं। हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुस सिराओं के द्वारा ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक लाया जाता है। इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर फुफ्फुसी सिरा हृदय में वापस लाया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुसी सिरा के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है? किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है। हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ी होती है। हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया? कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है, तो इनमें कौन कौन सही नहीं है कथन? हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं की साइज की तुलना में बड़ी होती है, ऑप्शन गलत है। और हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है, ये भी गलत है। किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। लेकिन यहाँ पूछा गया सही नहीं है, तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए गए। अब जैसे कि यहाँ पे कोशिका के बारे में अधोलिखित कथन सत्य, मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जो कोशिका के बारे में आपको याद रखने हैं। छोटे जीव एवं बड़े जीव में कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं। कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की हो सकती हैं। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती हैं। अगला प्रश्न है, ए में बताया गया है मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ या करता हूँ। बी में बताया गया है मैं हृदय या मस्तिष्क जैसे कोमल भागों की सुरक्षा बचाव करती हूँ करता हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो बात की जा रही कंकाल की। किसकी की जा रही है? कंकाल की, क्योंकि कंकाल ही है मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है, और कंकाल ही है जो हृदय और मस्तिष्क जैसे कोमल भागों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ये है मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 सप्ताह में चूजे बाहर निकालती है। बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये भी सही, लेकिन ये जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी अंडे देती है लगभग 3 सप्ताह में चूजे बाहर निकालती है, और इसमें आंतरिक निषेचन की बात हो रही है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, लेकिन दोनों ही सही है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब जैसे कि बताया गया है, मुर्गी अंडे देती है और इनके अंडों से चूजों को निकलने में 21 दिन लगते हैं, जो कि 3 हफ्ते के बराबर है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य तथा अन्य जंतुओं जैसा कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते में होता है, जबकि बाह्य निषेचन वह निषेचन होता है जो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मेढक, मछली, स्टार फिश आदि में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं? जलीय पादप जिनकी पत्तियां तैरती हैं, जल में डूबे पादप, पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले पादप, या फिर मरुस्थल के पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल में जो डूबे पादप हैं वह वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, जल में डूबे पादप जो होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। जैसे शैवाल में जड़, तना, पत्तियों में भिन्नता नहीं होती है तथा ये वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। निमग्न जल उद्भिदों में अवशेषी स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसलिए इनमें वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित होता है। किसकी वजह से? स्टोमेटा की वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपित करता है? इधर सूची फर्स्ट दी गई, इधर सूची सेकंड दिया गया है। जैसे कि अब यहाँ पे कॉलम ए को जो है कॉलम बी से मैच करना है हमें, तो यहाँ पे जैसे कि है कोशिका का शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर रिक्तिका को। तो बात कीजिए, कोशिका का शक्ति स्थल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है रिक्तिका को। कोशिका का भंडार गृह को किससे कहा जाता है? रिक्तिका को कहा जाता है। और उसके बाद कोशिका का सूचना केंद्र कहते हैं केंद्रक को, और कोशिका को द्वारपाल कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। तो इसके अनुसार जो हमारे मैचिंग हो जाएगा तो वह हो जाएगा बी का 3rd नंबर, बी का 3रा, ए का जो है 3rd नंबर, बी का 5वां, बी का क्या था? 5वां, सी का 2रा और डी का क्या हो जाएगा? पहला। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट दिया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोशिका का शक्ति स्थल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का भंडार गृह रिक्तिका को, कोशिका का सूचना केंद्र केंद्रक, कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए। कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होते हैं। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो ये भी सही दिया गया है। न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसे होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया गलत कथन कौन कौन से हैं, तो गलत कथन यहाँ पे 2रा और 4था गलत है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि 2रा 4था गलत है, जबकि पहला और जो है 3रा यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कोशिका के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। न्यूरॉन की आकृति तकली के अलावा अन्य विविध आकृति की भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कैटरपिलर या फिर इल्ली या फिर रेशम कीट जिस पदार्थ के बने रेशे का स्त्रवण करते हैं वह क्या है? वह होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। अब जैसे कि बताया गया है, कैटरपिली, इल्ली या फिर रेशम कीट प्रोटीन से बने रेशे का स्त्रवण करते हैं। कैटरपिलर पतले रेशे के रूप में प्रोटीन से बने एक पदार्थ को स्त्रवित करता है, जो कठोर सूख कर होकर रेशम का धागा बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है? दोनों क्रिया पौधों में दिन के समय होती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया रात दिन बराबर होती है। श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है, तो यही कथन सही हो जाएगा। दोनों क्रिया रात और दिन में होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह हमें दिन में प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अतिसार और मलेरिया जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड जो होता है वह जीवाणु के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा और खसरा वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं, और पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु या वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों सही दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु या फिर वायरस द्वारा होते हैं, और पोलियो और अधिकांश जुकाम जो है वो भी वायरस द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे इधर रोग का नाम और इधर वाहक या रोग वाहक सूक्ष्मजीव कौन होते हैं। अतिसार होता है पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ और मच्छर के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा। क्षय रोग जीवाणु के द्वारा। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। खसरा वायरस के द्वारा। पोलियो वायरस के द्वारा, और जुकाम जो है विषाणु के द्वारा होता है या फिर वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण यह होता है कि अवायु शोषण जब होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमें जो है अत्यधिक व्यायाम करने के बाद ऐंठन आती है। किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल की वजह से। वायवीय शोषण होता है और अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय शोषण होता है और अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन इसलिए आ जाती है क्योंकि अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऐंठन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करें। कौन सा कथन यहाँ पे मतलब धमनियों के बारे में सही दिया गया है। धमनियों की भित्तियाँ पतली होती हैं और इनके भीतर वाल्व होते हैं। देखो भित्तियाँ तो पतली होती है, सही दिया गया है, लेकिन इनके भीतर वाल्व नहीं होते तो गलत हो जाएगा। धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनके भीतर वाल्व होते हैं। देखो फिर वो दे दिया गया कि वाल्व होते हैं, तो वाल्व होते नहीं धमनियों में, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है, धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। यह रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा हमारा कि धमनियों की जो भित्तियाँ हैं मोटी होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते। वाल्व किनमें होते? वाल्व होते शिराओं में। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। अब जैसे कि बताया गया है, मानव हृदय में धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, जबकि वे रक्तवाहिनियाँ जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, वो शिराएँ कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या होता है। वृक्क, फिर मूत्रनली, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं पहले ऑप्शन सही दिया गया है कि वृक्क होता है सबसे पहले, फिर मूत्रनली, फिर मूत्राशय, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग।